अब अपने आप से बिल्कुल शांति से 5 मिनट रिलैक्स होकर फिर सोचो कि मेरा ध्यान किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, मेरा अंदर से आवाज़ इसके लिए आ रही है, देन आप उसमें कूद जाइए। Hello everyone, welcome to KMLT with Toppers, an initiative by an academy. I'm अभिषेक कुमार झा। आज हमारे बीच में जो टॉपर हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई किया और वो अपने टाइम में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। आज हम जानेंगे उनके लाइफ जर्नी के बारे में, उनके स्कूल, उनकी फैमिली और उनके उस एकेडमिक करियर के बारे में जिसको उन्होंने अपने टाइम पे अचीव किया, और भी बहुत सारी बातें होंगी। सो लेट्स वेलकम नवदीप कौर। सो हेलो मैम, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ जी। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, लर्नर्स जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। जी। मैं नवदीप कौर, आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली से हूँ मैं। मेरी फैमिली में मम्मी पापा, ब्रदर एंड मी। मैं बड़ी हूँ उस हिसाब से आगे चलते रहे। मम्मी एक्चुअली टीचर भी रह चुकी है मेरे, तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिला है कि मुझे ये टीचिंग लाइन में आगे जाना है। और बस फैमिली में मेरे पापा हैं मैजिशियन, ही इज़ मैजिशियन, मैजिक शोज़ करते हैं बर्थडे पार्टी, स्कूल, ग्रेट, कॉलेजेस में और इवेंट्स वगैरह से। मेरा ब्रदर भी मैजिशियन है। और साथ ही साथ हमारी फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि मेरे परदादाजी से लेकर दादाजी, पापा, ताया जी ये ऑथर रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, मतलब मेरे परदादाजी, दादाजी तो वो ऑथर रह चुके हैं। तो वहाँ से ऑथरशिप का भी है, उधर से मम्मी का टीचिंग का लाइन, इधर से ऑथरशिप का, तो ये चलता ही आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो दैट इज़ वाई यहाँ तक पहुँची हूँ। दैट्स ग्रेट मैम, बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने सबसे पहले हमें स्कूल लाइफ के बारे में बताइए। स्कूलिंग मेरी स्टार्ट हुई थी लवली पब्लिक स्कूल से। लवली पब्लिक स्कूल में एक्चुअली स्टार्टिंग में बेस बनाने के लिए काफ़ी मेरे लिए अच्छा लगा, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल था, पब्लिक स्कूल था। तो वहाँ पे बातचीत कैसे करते हैं और फिर थोड़ी एक्टिविटीज़, हॉर्स राइडिंग सीखना, तो उधर से ना थोड़ी खुल जाता है बच्चा जैसे। तो वहाँ से एक अचीवमेंट ये फील हुई कि वहाँ पे ओपनली कैसे बात करते हैं या फिर कैसे एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स वर वेरी नाइस। फिर उसके बाद पेरेंट्स को था कि पंजाबी फैमिली, सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पंजाबी भी आनी चाहिए, इसलिए फिर मेरे को खालसा रॉयल कॉन्वेंट स्कूल में उन्होंने एडमिट कराया। अब ये जो स्कूल था ये था ही 8th क्लास तक, तो इस खालसा स्कूल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, पंजाबी भी सीख ली और फिर मैंने 8th क्लास में भी टॉप किया था। आई गॉट दैट मेडल फ्रॉम 8th क्लास स्कूल टू। देन फिर उसके बाद हम 9th to 10th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है। ये जो 9th क्लास था वहाँ पे फिर मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ना NCC में ज्वाइन कर लिया था। गर्ल गाइड स्काउट्स होते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोगों का होता है दीक्षा संस्कार। दीक्षा इन द सेंस कि कैसे हमें देश के लिए कुछ करना है, तो वहाँ पे उस तरीके से कुछ ऑथ दी जाती है। फिर उसके बाद कुछ गर्ल गाइड्स के होते हैं, स्काउट्स के इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जाना होता है, कैंपिंग एंड ऑल। मैं जाके रही तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने कुछ कैंपेन्स की है। कोई कुछ होते हैं यहाँ पे रहना भी पड़ता है और कहीं पे। हाँ। दिल्ली में जितनी होती थी मैं वहाँ जाती थी। तो फिर उसके बाद मैं 10th क्लास जो थी ना, इसमें क्या हो गया था कि अब तक जब मैं आ रही हूँ 8th क्लास तक, तो मैं हमेशा फर्स्ट आई जा रही हूँ। अब 9th क्लास 10th क्लास में एक्टिविटीज़ एक्सटर्नल ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिर हम लोग स्काउट वाले जो बच्चे थे, दादागिरी दिखाना क्योंकि हमारी ड्यूटी लगती थी हमारा NCC वाला यही होता था, ड्यूटी लगती थी प्रेयर में और ऐसे। तो कोई नेल्स नहीं कट करके आ रहा है या कुछ है तो उनको पनिश वगैरह करना, ये सब। तो फिर ना हम लोग ग्रुप बना के निकल भी जाते थे घूमने फिरने। उस टाइम पे फिर मेरे को तब मिड में पता चला कि मेरे जो प्री बोर्ड होते हैं 10th क्लास के, कि थोड़े मार्क्स कम से रह रहे हैं, उसको और लेके आने की जरूरत है, क्योंकि करियर 10th क्लास पर डिपेंड करता है। तो फिर तब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा और मेहनत करी और 10th क्लास निकाला। ठीक परसेंटेज थे मेरे 10th में, 70% के प्लस थे, बट मेरे को वो था कि 90 के आसपास नहीं आ रहे, फिर आगे करियर में प्रॉब्लम हो जाएगी।
फिर 11th क्लास में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। मतलब जो मस्ती पहले मैंने 9th 10th में मार ली ना, बस वो एक्स्ट्रा थी। देन जब 11th क्लास में इतना सीरियस हो गई कि मुझे पहले ये देखना था कि मुझे क्या लेना है, लाइक कॉमर्स मुझे चूज़ करना है। तो कॉमर्स का माइंड में इसलिए था क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बिज़नेस फैमिली से हैं। हम लोगों का खुद का भी बिज़नेस चलता है पापा की साइड पे। ताया जी एंड ऑल भी अपना बिज़नेस है और पापा का भी। तो वो बिज़नेस की वजह से मैंने फिर कॉमर्स ही लिया क्योंकि मुझे वही समझ में आता था और कुछ अच्छे से मुझे यही एक बेस्ट चीज़ लगती थी। देन फिर अब कॉमर्स में मुझे क्योंकि ये था कि बिज़नेस करना है अपना, और घर पे यही था जॉब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फैमिली में क्या है कि प्रॉब्लम नहीं है कोई मनी वगैरह की। लेकिन मेरे को अंदर से था कि जब बाकी सब बिज़नेस कर रहे हैं तो मुझे इसी लेवल में आगे जाके कुछ करके दिखाना है। तो फिर 11th क्लास में भी अगेन आई स्टूड फर्स्ट। मतलब जहाँ मेरी रैंकिंग इतनी पीछे जा चुकी थी 10th क्लास में, वहाँ पे मैं अच्छे से दिन रात लग के पूरा दिन, सुबह जल्दी उठ रही हूँ, कभी रात को लेट सो रही हूँ। तो इतना करके फिर मैंने 11th क्लास में अपनी रैंक ऊपर लेके आई, कंसेप्ट क्लियर किए जो क्लियर नहीं हो रहे थे पहले। तो फिर अब 11th क्लास के बाद 12th क्लास में भी मेरे फिर अच्छे परसेंटेज आए क्योंकि माइंड में था कि अब पापा कह रहे थे कि अब ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है जो करना है उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन मेरे में था कि अगर मार्क्स नहीं आए अच्छे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा माइंड सेट था बस कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो प्राइवेट वगैरह में कुछ और नहीं था माइंड में। तो फिर तो मेरे को यहीं पे बस करा देंगे, फिर आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो फिर वहाँ पे अच्छे पॉइंट मार्क्स आए मेरे 12th क्लास में भी, और फिर मेरा विवेकानंदा कॉलेज में एडमिशन हुआ। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर भी था ना कि घर के आसपास ही लेनी है एडमिशन, इसलिए तो घर के आसपास यही पड़ता था। तो विवेकानंदा कॉलेज में एडमिशन हुआ एंड वहाँ पे मैंने बीकॉम किया। अब इधर के टीचर्स इतने अच्छे थे ना, जहाँ मेरे अगेन कुछ कंसेप्ट्स थे कॉमर्स के जो मेरे अकाउंट्स या मैथमेटिक्स में गड़बड़ थी। फिर वहाँ पे मेरे को पवन गुप्ता मैम मिली। अब उन मैम से मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा, मतलब नॉट फॉर मनी, मतलब मैम एज अ ग्रेटिट्यूडनल मैम पढ़ाती थी। सो जो क्लास में हो रहा है उसके बाद मेरे को सम्स नहीं समझ में आ रहे हैं, तब भी मैं जाके बोली मैम ये इसका कंसेप्ट समझाओ, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। तो अब मेरी जो अकाउंट्स है और मैथ्स है इतनी अच्छी हो गई, आई ओ हर की कम से कम उन्होंने मेरे जो बेस सेट किया है ना, उसी के बेसिस पे आज भी मैं यहाँ पर स्टैंड करती हूँ। और अभी आप यकीन नहीं मानोगे, इतने साल हो चुके हैं, इवन देन पवन मैम जिनकी मैं अकाउंट्स की टीचर की बात कर रही हूँ, उनसे मेरी बात होती है एंड शी सेड कि इस स्टेज पे देख के काफ़ी अच्छा फील होता है उनको। ऑफ कोर्स बिल्कुल। तो यही है कि जब अब मैं आगे टीच कर पा रही हूँ तो उनको ये लगता है कि कनेक्ट कर पाते हैं कि अगर मैं इसकी तब हेल्प ना करती तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प की है, तभी जाके वो मेरा बेस फंडे क्लियर हुए हैं, तभी जाके मैं आगे समझा पा रही हूँ। ऐसे ही अब एक टीचर नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं अब ऐसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एमकॉम का एंट्रेंस टेस्ट होना था। अब वो एक सिर पे डंडा आने लग गया था क्योंकि एंट्रेंस में क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की नेगेटिव मार्किंग होती है और बहुत सारे सीनियर्स का मैं ऑलरेडी सुन चुकी थी कि क्लियर नहीं होता जस्ट बिकॉज वो नेगेटिव मार्किंग है और इतने सारे मार्क्स माइनस में ही चले जाते हैं इस वजह से। तो मैंने ना एमकॉम का फिर वहाँ के पास से एक ज़ेरोक्स शॉप से मुझे पता चला, सीनियर से मतलब बहुत खबर रखनी पड़ती है पहले से ही कि वहाँ से ज़ेरोक्स शॉप से मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल। तो मैंने वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, उसको सॉल्व कर करके देखा। अब अगेन वो क्वेश्चन में जो समझ नहीं आ रहा टॉपिक उनको भी देखा। अभी मैंने ये माइंडसेट बनाया क्योंकि अब सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो भी क्यों नहीं ले पा रहे एमकॉम में एडमिशन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा कट रहे हैं उनके। अब पेपर ही ऐसे ही अटैम्प्ट करना है, नहीं आता तो छोड़ देना है, और अगर आता है तो जो कॉन्फिडेंस होगा ना जिसमें, बस वही अटैम्प्ट करके आना है। एंड लकीली फर्स्ट टाइम में मेरा एमकॉम का एंट्रेंस क्लियर हो गया था, जिससे मेरे को सब ने डरा रखा था कि ये हो ही नहीं सकता, पहली बारी में नहीं हो सकता। और अगर मेरे को मतलब बीच में मेरी ब्रेक लग जाती ना, फिर मैं आगे जा ही नहीं सकती थी, फिर तो वो कैंसिल हो जाता क्योंकि पीछे से था साथ साथ जहाँ पढ़ाई हो रही है, ठीक है, ब्रेक लग गई तो शायद मैं फिर आगे नहीं स्टडी कर पाती। बस फिर उसके बाद जब एंट्रेंस क्लियर हुआ है, उसके अंदर मैं कैसे अटैम्प्ट करके आई थी। सो बेसिकली मैंने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे ना, लगभग 10 के आसपास मैंने छोड़े थे, और जितने अटैम्प्ट किए थे
उसमें से मेरे 4 क्वेश्चंस की ही सिर्फ नेगेटिव मार्किंग हुई थी। तो अल्टीमेटली मैं जितने करके आई थी ऑलमोस्ट सबके मेरे मार्क्स उसको मिले ही थे, तो इस वजह से मेरा वो फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था एनकॉम एंट्रेंस। दैट्स ग्रेट मैम। लेकिन आपको कभी ये नहीं मन में आया कि फैमिली बिजनेस है वो संभालना है, या फिर आपके फादर मैजिशियन, ब्रदर मैजिशियन, आपको नहीं लगा कि आपको भी एक मैजिशियन बनना चाहिए? उन्होंने स्टार्टिंग में मैं उनके साथ जाती थी शोज़ पे पापा के साथ। ऐसा नहीं है कि कभी कहीं जाना पड़ता है इवेंट में, बड़े इवेंट है तो जब स्टाफ नहीं मिल रहा तो फिर कभी कभी घर पे ही लेके चल लेते, चलो भी तुम भी चलो साथ, क्योंकि वो उनका भी बड़ा स्टाफ है, प्रॉपर बड़े वाले शोज़ होते थे उनके, तो तब मैं जाती थी उनके साथ। मैंने स्कूल लेवल पे जब स्कूलिंग की है तब भी मैंने खुद भी कुछ इवेंट होते थे, जैसे फंक्शंस होते हैं एनुअल फंक्शंस, तो उनमें भी परफॉर्म किया है स्टार्टिंग में। तो फिर अब क्या था कि मेरे को और भी साथ साथ कुछ करना है, तो अब मेरी जब एकेडमिक लाइन क्लियर होती जा रही है तो एक्चुअली मैं घर पे हूँ लेकिन किताबों में हूँ बुक्स में हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ये वन सिंगल चांस है। और कहीं ना कहीं मम्मी ने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मम्मा ने पहले साइंस से किया था स्टार्ट, लेकिन वो मम्मी को दे दिया था चूहा काटने को, मतलब लेयर कट करते हैं ना साइंस, डॉक्टर बनने के लिए, उसमें बायोलॉजी में। अब वो काट तो दिया, उसे ब्लड निकला है, मम्मी चीखे मारने लग गए वहीं पे। एनिमल्स के डाइसेक्शंस वगैरह करते हैं, मैंने भी किए, मेरा भी रहा है 12th में बायोलॉजी। अच्छा तो बस फिर मम्मी ने उसको हटा के फिर मम्मी ने साइकोलॉजी में किया, टीचिंग एनटीटी भी किया मम्मी ने, और उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स करके हिस्ट्री में भी ये पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अब मेरे से ज़्यादा क्वालिफिकेशन मम्मी की है पैका बेइज्जती हो जाती है अगर मैं बीच में स्टॉप कर गई तो मुझे कम से कम उतना जरूर निकालना है। वो एक प्रेशर भी होता है ना पेरेंट्स से ज़्यादा करने का, वो उतना जितना मम्मी ने किया उतना निकालना जरूर है। उन्होंने डीआईवी में टीच भी किया है, डीएवी स्कूल्स में। ओके सो इसलिए मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही था, जो मर्जी हो जाए। तो फिर अब मैं फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अब उसको करते करते फिर आगे जेआरएफ भी निकाला, तो इस तरीके से चला है पूरा। बात करेंगे जेआरएफ पे, आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था? ग्रेजुएशन में मेरा कॉमर्स ही था पूरा उसमें, कंप्लीट? हाँ पूरा फुल कॉमर्स ही था। पोस्ट ग्रेजुएशन में चूज करना पड़ता है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन में अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। हाँ जी, मतलब वन सिंगल सब्जेक्ट्स के ऊपर ही आपको मास्टर्स करनी होती है? हाँ जी। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने किया था फाइनेंस से और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, फाइनेंस एंड एचआर का कॉम्बिनेशन मैंने किया था। कब आपने डिसाइड किया कब कि इस एग्जाम को तैयार करना है? मतलब किसी से सुना या फिर आपने खुद से ही ऐसे ही रैंडम पढ़ाई करते हुए? मेरे को तो पता ही नहीं था, मतलब जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मुझे ये पता ही नहीं कि इसकी आगे जर्नी है क्या, प्रोफेसर बनते कैसे। ओके। तो वहाँ पर एक तो टीचर्स से पूछो तो क्लियरली पहले नहीं जवाब आ रहा, लेकिन मैंने ये देखा कुछ बच्चे नेट जेआरएफ की तैयारी करे जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं आपस में। मैंने उनसे पूछा कि आप बताओ ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर प्रोफेसर बनना है ना देन देयर इज़ वन एग्ज़ाम, इसको क्वालिफाई करने से आप आगे प्रोफेसर बन सकते हो नेट और जेआरएफ निकालने से। तो फिर मैंने जब वो बात कर रहे थे उससे समझा, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया, फिर हम सब फ्रेंड्स का ग्रुप था तो हम सब ने फिर साथ ही फॉर्म फिल किया। और लकीली जितनों का ग्रुप था, 5 फ्रेंड्स थे, 5 का एक ही बारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ हुआ है। ये पता नहीं कैसे है, बट हम शायद ग्रुप ही मैंने ऐसा बनाया था जिसमें आप लोग साथ में पढ़ाई करते होगे? बिल्कुल साथ में हम लोग पढ़ाई करते थे। कौन से ईयर में हुआ था आपका जेआरएफ? मेरा मैंने दिसंबर अटेम्प्ट दिया था 2013 का। ओके। तो तब नेट जेआरएफ दोनों क्वालिफाई हो गया था। ऑलराइट, तो अभी आपको क्या लगता है, अभी हम वैसे इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कि आपने जो पहले वाला पेपर दिया था उस टाइम का पेपर जो था और अभी प्रेजेंट के पेपर को एज ए लर्नर आप कैसे देखते हो? देखो जब मेरा 2013 में निकला है, एक्चुअली 2012 से पहले सारा सब्जेक्टिव था और हमारे वाले टाइम पे ये था कि ऑब्जेक्टिव आने लग गया है, एमसीक्यूज टाइप के आने लग गए। अभी मैं जब टीच करते करते अभी देख रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे क्या है, पहले असर्शन रीजन होता था बट वो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस वाला क्वेश्चन नहीं था, मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड देन ऑप्शंस।
अब क्या है कि आपको और ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीवन नो कि आजकल इंटरनेट की इतनी है अवेलेबिलिटी हो गई है, हर जगह पे हो गई है। जब मैंने निकाला है ना तब था ही कुछ भी नहीं था ऐसा, तब यूट्यूब क्या फेसबुक क्या यहाँ पे कुछ नहीं था। अगर कुछ सीखना है ना तो फिर हम अपने टीचर के पास ही जाते थे। और मेरी तो यही रही है, मेरे टीचर्स अच्छे से मेरे को इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं जब भी टाइम मिलता है ना क्लास के बाद, मैं एक्स्ट्रा रुकती थी उनके कैबिन में जाके पूछती थी कि बताइए अब ये वाला कंसेप्ट क्लियर करो। मैं पढ़ाकू टाइप कीड़ा टाइप थी जैसे मैंने बीकॉम में अपनी मैम का सिर खाया है, वैसे मैंने बहुत सारे टीचर्स का सिर खाया अपने एमकॉम में भी। तो शायद उसी वजह से फर्स्ट टाइम पे हम लोगों का निकला, क्योंकि मेरा सर्कल भी अच्छा था और हम सब जाके टीचर्स के पास बैठे रहते थे। अभी क्वेश्चंस की बात करती हूँ। क्वेश्चंस जो अब आते हैं ना वो ज़्यादा आते हैं कि एक तो लेंथी टाइप का होता है पेपर, दूसरा उसको समझना है। अब आपको पता है इतनी सारी अवेलेबिलिटी है, इसलिए वो लोगों को पता है, इनको बेसिक तो आता है। अब उसके ऊपर जिसको कंसेप्ट अच्छे से डीपली क्लियर होंगे ना वही निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मारा हो गया, ऊपर ऊपर से देखा, नहीं, अंदर से डीप नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उस टाइम में अगर कंपेयर करें तो पेपर थोड़ा आसान था। हाँ, थोड़ा आसान था। आसान देखो, तब आसान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि तब हमारे पास सोर्स नहीं थे, हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं था। तब भी एफर्ट इतने ही लगे कि अरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, अभी ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या किससे पूछें। अब क्या है कि अब इंटरनेट पे गूगल सर्च करो तो ढेर सारे उसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो एटलीस्ट यू नो कि हाँ ये कंसेप्ट क्या है, जल्दी से हम कैच कर पाते हैं। बट बात वही है, तब हम लोग भी पीछे थे और क्वेश्चन भी वैसे पीछे थे। अगर आज का पर्सन पुराने वाले क्वेश्चन देखेगा उसको ईजी लगेंगे, लेकिन तब जो खुद प्रिपेयर कर रहा है उसको, क्योंकि सोर्सेज नहीं मिल रहे, समझाने वाला नहीं मिल रहा, तो तब उस हिसाब से थे वो क्वेश्चंस। तो इस तरीके से अपग्रेडेशन टाइम के साथ साथ लेवल में भी होता ही है जी। ओके। जब आपने प्रिपरेशन शुरू की थी तब तो यूजीसी का ही जेआरएफ हुआ करता था, तब तो ना तो एनटीए था ना तो सीबीएसई कुछ भी नहीं था। मैंने यूजीसी का जेआरएफ निकाला है। हाँ। उसके बाद सीबीएसई वाले और एनटीए वाले, इन तीनों की जर्नी को देखा है, इन तीनों को पढ़ाया है। एग्जैक्टली सेम। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे उस टाइम पे जो यूजीसी का पेपर हुआ करता था तो पेपर 1 और पेपर 2 उस टाइम पे भी था, भी था। हाँ, हालांकि पहले अगर हम जून 2012 के पहले बात करें तो पेपर 3 तो था ही, लेकिन वो सब्जेक्टिव था जी। आपने नहीं, मेरे टाइम पे ऑब्जेक्टिव ही था। ऑब्जेक्टिव आ चुका था। हाँ, उसके पहले सब्जेक्टिव था। उससे पहले सब्जेक्टिव था, मैंने ऑब्जेक्टिव ही दिया। तो जब आपने प्रिपरेशन शुरू की थी तो जब शुरू किया रहा होगा आपने तब तो सब्जेक्टिव था। हाँ, शायद मेरे से पहले वालों का सब्जेक्टिव था, बट मेरा एमसीक्यूज वाला ही आया था जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें जो पेपर 1 था और पेपर 2 था, इन दोनों के लेवल को अगर हम उस टाइम में देखें तो आप किसको मानती हैं ज़्यादा डायनामिक? ज़्यादा डायनामिक एक्चुअली तब क्या है, जैसे हमें कॉलेज के टाइम पे रेगुलर स्टडी में नॉर्मली टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, सिलोजिज्म ही पढ़ाया नहीं जाता, ये खुद से ही करना था। उसके कंसेप्ट खुद ही आज भी नहीं पढ़ाया जाता। तो इसलिए ये बच्चों को पता नहीं है, लेकिन जब हमें समझ में आ जाए फिर ये इजी हो जाता है। तो ये है। बाकी एकेडमिक में क्योंकि मेरा कॉमर्स रहा है और कॉमर्स के कंसेप्ट अगर मेरे क्लियर है तो मैं अपना वाला एरिया अच्छे से कर पा रही हूँ। बट जो चीज़ पढ़ी नहीं कभी तो उसको कवर करना एक चैलेंज है जी। और वहीं पे स्कोर आता है, क्योंकि अगर हमने फर्स्ट पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है तो उसी का स्कोर निकल के आएगा। क्योंकि पेपर 2 तो सबका स्ट्रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हो, इसलिए तो ये चैलेंजिंग पार्ट को जिसने कर लिया ना, टफेस्ट थिंग अगर आप कर लोगे तो आप आगे जाके बेस्ट कर पाएंगे। मैम, एक क्वेश्चन है जो मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही लर्नर्स जानना चाहेंगे, स्पेशली जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, कि उन्हें इस यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब से शुरू कर देनी चाहिए। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन उनको पता कैसे चले कि उन्हें इसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? क्योंकि एक तो उनके पास कोई विज़न होता नहीं है, कोई गाइडेंसशिप नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं होता है जी। तो आप एज एन एक्सपर्ट या एज एन टॉपर आप क्या उन्हें बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अपना जो करियर पाथ है वो आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली आपने करना क्या है लाइफ में। तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अब आपको पता है कि आपका मेनली एरिया क्या है, लाइक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी है। अब उस एरिया के बाद आपको समझना पड़ेगा इस एरिया से रिलेटेड जॉब और कौन कौन सी आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो जो मैं हमेशा अपनी लाइफ में करती रही हूँ, हम एक पेपर लेती हूँ मैं, उसके ऊपर जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सारी लिस्ट डाउन कर लो
और सभी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि आप ओनली नेट जेआरएफ की तैयारी करो, क्योंकि बहुत सारा वास्ट है सब कुछ, तो आप डिफरेंट जॉब्स में भी जा सकते हो। तो अब आप वहाँ पर लिखो कि ये सब करियर ऑप्शन है, इसमें से मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं, उसको पहले काट दो, एलिमिनेशन मेथड। नहीं जैसे पसंद, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब मुझे ये पसंद ही नहीं है, मैंने करना ही नहीं है, छोड़ो इसको। अब उनको कट जाएंगे। अब यू हैव 2 to 3 ऑप्शंस कि मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ, मैं ये और ये कर सकता हूँ। अब इससे रिलेटेड आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ऐसा कोई करियर निकाला हुआ है आगे, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो कि आप बताओ आपको इस लाइफ में कैसा लग रहा है। अब ऐसा नहीं होता कि रोंदो से पूछो, क्योंकि कई बार ऐसा है, एक बंदा अपनी लाइफ में दूसरा बंदा नेट निकाल के थक गया, उसका निकल नहीं है, आप उससे पूछोगे, वो तो आपको और भड़का देगा। जैसे मेरे साथ एमकॉम के एंट्रेंस के टाइम पे लोगों ने भड़काया था मुझे कि ये तो निकल ही नहीं सकता, ये तो तू दिमाग से निकाल दे। दूसरे करियर ऑप्शन देना शुरू कर देते हैं, दूसरे सोच लो। खुद से नहीं हो रहा तो किसी और से भी नहीं हो सकता। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना अगर सामने वाला आपको कह रहा है कि ये तुमसे नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार ना ये चैलेंज भी बन जाता है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता, हम इसमें भी तो आगे जा सकते हैं। सो आप उसके सारे पॉइंट लिस्ट डाउन कीजिए कि ये 3 करियर ऑप्शंस मुझे लग रहे हैं, इसके ये सब पॉइंट्स हैं। अब अपने आप से बिल्कुल शांति से 5 मिनट रिलैक्स होकर फिर सोचो कि मेरा ध्यान किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, मेरा अंदर से आवाज़ इसके लिए आ रही है, देन आप उसमें कूद जाइए। अब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग हम नेट दे सकते हैं, हम फर्स्ट सेम में भी दे सकते हैं, सेकंड में भी दे सकते हैं, थर्ड फोर्थ का भी दे सकते हैं। तो हम फर्स्ट सेम में देने के लिए अगर ग्रेजुएशन में पता चल गया है तो वाई नॉट वी स्टार्ट राइट नाउ। और अब ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है वो हमारा आगे जाके पेपर 2 होने वाला है, तो बेस्ट है कि आप एटलीस्ट अपना पेपर 2 की तैयारी अब मज़े से कर दीजिए अच्छे से, जहाँ पे हमें अपने कॉलेज टाइम पे सब्जेक्टिव या थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। वहीं पे उसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसेप्ट पढ़े कि आगे जाके दोबारा हमें किसी और के पास नहीं आना पड़े, अरे ये कंसेप्ट दोबारा क्लियर करा दो। तो वो वहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को एटलीस्ट पेपर 2 के भी तो डीपली क्लियर कर सकते हैं। फिर जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में आ रहे हैं देन तब आपका फिर पेपर 1 के ऊपर भी ध्यान दिया जा सकता है, जो हमने कभी नहीं पढ़ा, बिकॉज जो हमने कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वही वाले सब्जेक्ट हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं, बस थोड़ी डिटेल में होते हैं, तो वो डिटेलिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय आप अपने कंसेप्ट के साथ साथ पेपर 1 के भी साथ साथ कर सकते हैं, तो इस तरीके से ही मैंने किया है जी। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि जैसे जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है जी, तो क्या वो अपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई रिसर्च पेपर वगैरह उस टाइम से ही पब्लिश करा सकता है? मास्टर्स करते हुए करवा सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम एडमिशन ले लिए हैं तब से ही रिसर्च पेपर्स पब्लिश करा सकते हैं। एक्चुअली जब मैं मास्टर्स में आई थी तो मेरे एक सर थे, समीर लामा सर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारा मेन कैंपस में क्लासेस होती थी। तो समीर लामा सर ने एक ऐसे इनिशिएटिव ले लिया कि किसी को अगर रिसर्च का सीखना है ना तो मेरे पास आ जाना इतने बजे, यहाँ वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में बैठते थे। वह इसलिए मुझे याद आया कि आप भी ज्योग्राफी से हो, करेक्ट हो गया। कॉमर्स के टीचर, इंटरनेशनल बिजनेस के टीचर, उनको कैबिन ही वही मिला था। हमारा ना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट भी है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी है, ज्योग्राफी भी है, तीनों एक में ही है, तो वो उधर बैठते थे। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी दोनों काफी आपस में कनेक्टेड हैं, लगे हुए हैं। तो वो वहाँ उन्होंने बुलाया और फिर हम लोगों का 15 स्टूडेंट्स का वो ग्रुप रेडी हो गया सर के पास कि हाँ जी सर अब हमें रिसर्च पेपर लिखना सिखाओ। फिर सर ने समझाया आप लिख सकते हो, पब्लिश भी करा सकते हो। फिर उन्होंने जैसे समझाया ना उसके हिसाब से मैंने एक रिसर्च पेपर अपना FDI के ऊपर, एमर्जिंग इश्यूज इन FDI, इसके ऊपर पब्लिश करा दिया। और ये भी मेरा ये वाला जो पेपर था ये साउथ एशियन जर्नल में पब्लिश हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि मैंने वो सर का टॉपिक चूज़ किया था, मेरा सब्जेक्ट तो था फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स, सर इंटरनेशनल बिजनेस करा रहे थे, तो मैंने FDI का इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक पे रिसर्च करा दिया। फिर मुझे लगा अपना भी कर लूँ, अब आ तो गया, मेथड पता चल गया है, अब वही सेम मेथड मैंने फिर अपने टॉपिक के ऊपर लगाया। अब मैंने अपने फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स को मिक्स कर दिया। यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स से लिया सोशल, फाइनेंस से लिया कैपिटल, सोशल कैपिटल पे फिर मैंने रिसर्च करी, जहाँ पे एक बेस बन गया था। फिर सर ने हमें ग्राउंडेड थ्योरी भी करने के लिए सिखाया था, लेकिन जब हमारा 15 बच्चों का ग्रुप था ना, ग्राउंडेड थ्योरी में इतना बिल्कुल बेसिक से जाते हैं ना, स्क्रैच से जाते हैं, बच्चे पीछे पीछे हटने लग गए।
और एंड में 2 बचे, 1 बचे, अकेली मैं बची जो ग्राउंडेड थ्योरी करी थी। तो वो तो आगे नहीं चल पाया, लेकिन वहाँ पर मैंने फिर 2 वहीं पे पब्लिश करा लिए थे समझ के। तो रिसर्च पेपर के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई सिखाएगा तभी कर सकते हो, आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। और गाइडेंस तो हम लोग भी दे ही देते हैं जब पढ़ा रहे होते हैं। तो वो जो गाइडेंस है रिसर्च कैसे लिखना है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले बेसिक लेवल पे हम डिस्क्रिप्टिव लेवल का ही लिखते हैं रिसर्च, कि बाकी सारी स्टडीज़ पढ़ी उसको कंबाइन करके लिख दिया। जब ये आ जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम हम अपना क्वेश्चन आयर सर्वे करना और इंटरव्यू करना, इन सबको इंक्लूड करके फिर फर्दर अच्छी वाली रिसर्च लिख सकते हैं। पहले तो स्टार्टिंग बेसिक ज़ीरो मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से स्टार्ट किया जाता है। तो कोई भी कर सकता है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल्ड हो, और अगर आप कर चुके हो, बीच में गैप आ गया है, तो लास्ट यूनिवर्सिटी जो आपने अटेंड की है उसके रेफरेंस लेकर भी आप कर सकते हैं, पब्लिश करा सकते हैं। जी। अच्छा, बात करें अभी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं थोड़ा, जी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के लिए अपीयर होते हैं, और आपका भी ज़रा कॉमर्स में ही रहा, हाँ तो जी। स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती हाँ है, जी। ऑफ कोर्स कंपटीशन भी ज़्यादा होता होगा इसमें। तो थोड़ा अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए कि कैसे एक स्टूडेंट, जैसे कि आप जब प्रिपरेशन कर रही थी तो आपको क्या लगा कि जितने भी यूनिट्स हैं सारे यूनिट्स क्या एक जैसे हैं, या फिर किसी यूनिट को ज़्यादा फोकस करना पड़ा, और किसी यूनिट को अगर हम कम फोकस भी करते हैं तो भी उसमें अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं? थोड़ा इसके बारे में हाईलाइट करिए। देखिए, अगर कोई पर्सन कॉमर्स से बैकग्राउंड से है तो अगर उसने एमकॉम किया है फिर वो कॉमर्स में आएगा, अगर एमबीए किया है तो मैनेजमेंट में आएगा। ओके। सो इसमें भी अगर आपका एक स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स में रहा है तो वो आप लेबर वेलफेयर भी ले सकते हो। तो यहाँ से 3 स्ट्रीम्स निकल के आती है, इतने सारे बच्चे होते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम स्टडी कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड फाइनेंस का टॉपिक क्लियर होना, और इंटरनेशनल बिजनेस, टैक्स का टॉपिक क्लियर होना, ये सारे टॉपिक आपके कंसेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। बाकी जो ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग है ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको जब हम अच्छे से समझ लेंगे, या इन सब में ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कौन सी चीज़ किसने दी, किस ऑथर ने क्या कहा है, इन चीज़ों को देखना, सीक्वेंस लगाना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपके पीछे से कंसेप्ट, अगर इसने ये चीज़ दी है तो इसका मेन क्रक्स क्या है, वो क्रक्स भी क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि अब जो पेपर आ रहे हैं ना, ये सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आ रहे, वन लाइनर भी नहीं आ रहे, यहाँ पर डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इन्होंने तो पेपर 1 में भी मैथमेटिकल रीजनिंग में थ्योरी घुसा दी है आज की डेट में, 2020, 21, 22 में। तो वो मैथमेटिकल रीजनिंग अगर पेपर 1 की भी है, वो जो सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं, सिलोजिज्म ऐसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर लिया, वो तो काम आएगा ही नहीं। क्योंकि सिलोजिज्म के पीछे भी एक पूरी थ्योरी है जो अरिस्तु जी ने दी है, जो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड का कंसेप्ट है पूरा डीपली। अब वो समझ में आता है तभी तो हम वो मैथ के या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आगे सॉल्व कर पाएंगे। ये लोग आजकल ट्रायंगल का बेस पूछ रहे हैं जो कभी 6th क्लास 7th क्लास में हमने किया था। तो इसलिए वी हैव टू बी क्लियर कि जब हम स्टडी कर रहे हैं तो पहले ये देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से वो टॉपिक छूटने ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम वो टॉपिक को क्लियर नहीं करेंगे, बेस नहीं बनाएंगे, तो फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे। जी। मतलब एक स्टूडेंट की तरह आप क्या देखती हैं अपने सब्जेक्ट को? जब आप स्टूडेंट थी तो आपको अपने सब्जेक्ट में किन टॉपिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, किन को प्रिपेयर करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? देखो, मेरे को तो खैर प्रॉब्लम जो हुई थी वो मार्केटिंग में हुई थी, क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, मेरे को ह्यूमन रिसोर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी जिसमें भी अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टीचर से जाके बार बार बात करनी चाहिए। फाइनेंस का था सिक्योरिटीज़ का पोर्शन, सिक्योरिटाइजेशन एंड ऑल का पोर्शन। तो मेरी एक आभा शुक्ला मैम थी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, तो उनसे मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई करके पूछा, मैम आप ये कंसेप्ट क्लियर कर दो, आप क्लास में जब पढ़ा रहे हो तो मैं क्लियर कर रही हूँ, पर मेरे को और जानना है, आई वॉन्ट टू नो मोर। तो वो भी मना नहीं करेंगे अगर आप जेन्यूनली जानना चाहते हो। तो इसलिए वो वहाँ से क्लियर किए जा सकते हैं। सबसे बेस्ट स्टेज ना यही है, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, तभी आप नेट जेआरएफ निकाल लो, क्योंकि बाद में गैप आ जाता है तो पूछोगे किससे। और आजकल खैर इंटरनेट अवेलेबल है तो यहाँ पे भी देखा जा सकता है, तब नहीं था। मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम थी कि मैं कैसे देखूँ, इंटरनेट पे ढूंढ, मेरे हमेशा से यही सोचती थी कुछ ऐसा हो तो मैं एक क्लास ले लूँ, मेरे को पढ़ा दे कोई, क्योंकि मेरे को खुद से पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती थी।
अगर करना भी है तो पहले टीचर्स के पहले देखो उनका टाइम उनके पास कब है ऑफलाइन में, फिर जाके वो क्लियर करो। तो ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है, जो आज के डेट में कहीं ना कहीं थोड़ी सॉल्व हो गई है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से और ये जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह आ जाते हैं इनकी वजह से। यस, सोर्सेज की बात करते हैं अभी हम, हाँ कि जी। आपने उस टाइम पे जब बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे, तो आपने कौन से सोर्सेज से हेल्प ली अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में? तब एक तो जो अपना पेपर 2 है इसके बेसिक जो बुक्स आती थी हमारी, और जो मैंने क्लास में पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाए थे उनसे हेल्प ली थी। बाकी उस टाइम पे जो मैंने बुक ली थी वो शायद आज आती भी नहीं है। मैंने ढिल्लन पब्लिकेशन की एक बुक से पढ़ा था, और वो जो ढिल्लन पब्लिकेशन की बुक थी वो एक बुक थी इतनी मोटी, उसके अंदर ही सारे यूनिट्स थी, मतलब पेपर 1 भी और पेपर 2 भी एक गाइड के बुक अंदर। कह सकते हैं। गाइड बुक टाइप कह सकते हैं। यस, तो उससे मैंने स्टडी की थी। और बाकी फिर मुझे जो लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो मैं पहले किसी टीचर से पूछूं, उनका ये कंसेप्ट उनका भी Clear नहीं मज़ा है। नहीं आ रहा। क्योंकि पेपर 1 वाला तो बहुत मुश्किल ही होता है किसी का नहीं, क्लियर। सब नहीं बता सकते उससे। तो फिर मैं दूसरे टीचर के पास जाती थी, बस ये चक्कर लगा लगा के कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर किए हैं। और मैं दिल में हमेशा आता था कि काश ऐसा हो ना, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन बस मुझे कोई पढ़ाने वाला मिल जाए, मुझे कोई समझा दे डायरेक्टली सीधा ही। तो वो तो खैर अब स्ट्रगल कर करके खुद ही फंडे क्लियर किए हैं और खुद ही फिर उसको क्लियर कर पाए हैं। पेपर 1 के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि पेपर 1 एक कॉमन सब्जेक्ट भी है सभी के जी, लिए। सभी के लिए 84 सब्जेक्ट समथिंग कुछ हैं, 81 84 हम्म, सभी को वही पेपर देना है। वही सेम। तो अब जैसे शुरुआत में हम बात करें पेपर 1 के लेवल को देखें, तो आपने उसको कैसे तैयार किया? पेपर 1 में अगेन वो जो टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड था वो बिल्कुल न्यू था हमारे लिए, और ये जो लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग की फिर भी वो बैंकिंग वाली कंसेप्ट, मेरे फ्रेंड का ना बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे कुछ, तो मैंने उनकी नोट्स से पढ़ लिया मैथमेटिकल रीजनिंग। तो उनसे पूछ लिया कि तुम लोगों ने कोचिंग लगाई है, मुझे पढ़ा दो। तो उनके नोट्स की फोटोस्टेट कराती थी मैं, और फिर उससे खुद पढ़ती थी। वो फोटोस्टेट वाला भी वो भी करवाया मैंने। लेकिन ये जो लॉजिकल रीजनिंग था, सिलोजिज्म का फंडा, ये बिल्कुल क्लियर नहीं था। अब हमारे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रतन टाटा लाइब्रेरी थी। हाँ, बड़ी लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया आई हैव लाइब्रेरी। विजिटेड दैट प्लेस मल्टीपल टाइम। तो बस मैं उस लाइब्रेरी में जाके भी मैंने एक्सेस किया, और बहुत बेसिक मोटी मोटी बुक्स जो ये समझ में आ गया कि सिलोजिज्म अरिस्टो जी ने दिया है, मैं पकड़ के वो ढूंढ रही हूँ। बेस का है, पीछे जड़ का है, मेरा हमेशा से ये रहा है कि जड़ ढूंढ लूँ। तो क्योंकि जब बेस समझ में आ गया ना, फिर हम आगे इजीली कर पाएंगे। तो वहाँ से भी मैंने क्लियर किया। सो ये जो रिसर्च वाला पार्ट था, ये मुझे मैंने जो समीर लामा सर की बात बताई, जिनसे मैंने रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं ये सीखा और पब्लिश कराया, वो भी हमें स्पेशली गाइड करते थे कि ये सब इसमें होता है। तो उनसे भी मेरे को रिसर्च अच्छे से क्लियर हुआ। तो बस यही है। तो जैसे आज के डेट में क्या है कि स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं जी मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट अगर लाइव हो तब तो और भी अच्छा है, जी। ऑफलाइन है तो ठीक है, और बुक सोर्सेज को भी वो प्रेफर करते हैं। आपके टाइम में अगर हम बात करें तो उस वक्त मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे एग्जाम को क्वालिफाई करने के? एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किया है इन्होंने रोल प्ले। यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी वहाँ पे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे, और आंसर की भी ऑफिशियल अवेलेबल थी। मैंने तभी ना गूगल ड्राइव फर्स्ट टाइम सीखी थी कि कैसे बनाते हैं, और गूगल ग्रुप भी बनाते हैं, ये सब चीज़ें हमारे टीचर्स ने शुरू कर दिया था। तो मैंने तब से ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके अपनी ड्राइव में डालने शुरू कर दिए थे। दिल्ली में पढ़ाई करने का ये एडवांटेज होता है। तो ये थैंकफुली मैंने तब से 2004 से लेकर 2013 का मेरा टाइम था, 2012 तक के 2013 का मेरे से पहले जून का टाइम हो चुका था, उसके सारे पेपर्स डाउनलोड करके मेरी गूगल ड्राइव में तब के हैं, आज नहीं डाउनलोड किए पढ़ाते समय, तब के पढ़े हुए हैं। वही तक चल रहे हैं जी, वो चल रहे हैं। अब वो नोट जो मैंने बनाए हुए थे उनको पूरा ऊपर सॉल्व किया है। अब अगर हम इंटरनेट पे, वेबसाइट्स तो थी खैर पहले भी, इंटरनेट पे वेबसाइट देख रहे हैं तो किसी किसी वेबसाइट पे आंसर गलत दिए हुए हैं, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसलिए ऑलवेज प्रेफर कि भाई जो ओरिजिनल ऑफिशियल आंसर की है ना उसी से करें। तो मैंने ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ही तभी मैंने मार्क कर करके गूगल ड्राइव में कर रखे थे, उसके अंदर वो हो जाता था टिक भी, तो वो सब तब का ही किया हुआ है। सो वहाँ पे रोल प्ले किया है बिल्कुल, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक आते हैं ना उन टॉपिक्स को उठा के उनके कंसेप्ट पहले क्लियर करो। अब नहीं मिल रहा तो कुछ भी करके अपने सीनियर से पूछा, वही फिर टीचर और कोई सोच तो था ही नहीं तब। गूगल सर्च करो तो फिर वहाँ पर वेबसाइट्स खुलती हैं, वीडियोस तो नहीं थी, 0 के बराबर थी तब, वीडियोस थी ही नहीं। तो बस वो वेबसाइट्स वगैरह से
कॉम्बिनेशंस बना के। कुछ फेसबुक ग्रुप थे हमारे तब, फेसबुक ग्रुप में किसी ने कोई क्वेश्चन पोस्ट किया, अब वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो सही आ रहा है कि नहीं, फिर वहाँ पे भी आंसर गलत दे रहे हैं वो लोग फिर वो ऑफिशियल आंसर की में चेक करो। तो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस से करने का इतना बेनिफिट है कि यहाँ से आपको टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक से सेम क्वेश्चन नहीं तो उसके जैसा टॉपिक का क्वेश्चन बन के आएगा पेपर में, और वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे रिपीट भी होते हैं। मॉक टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट किया था क्या उस टाइम? मॉक टेस्ट तो आई डोंट थिंक कि कोई था, क्योंकि जो मैंने एक बुक ली थी उसके अंदर 3 सैम्पल पेपर थे सिर्फ, वो 3 सैम्पल पेपर किए थे, और प्रीवियस से क्वेश्चन मैंने सारे किए थे 2004 से लेकर जून मतलब जब तक मैंने एग्जाम दिया सारे किए थे। कभी इसकी कमी नहीं महसूस है कि मॉक नहीं लगाया, कैसा पेपर होगा, ऐसा कुछ? बहुत हुई। आज की डेट में सभी ब्लेस्ड है जैसे अनअकैडमी में होता है ना एवरी संडे मॉक टेस्ट जब भी हो रहा है, तो ब्लेसिंग समझो इसको कि ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला। तब तो थे ही नहीं, ऑलवेज रिग्रेट की काम कोई मिल जाए ये समझाने वाला। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे उस टाइम पे ना जी। मतलब अगर हम इस पूरे कन्वर्सेशन में देखें तो लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में आपने अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया जी। अभी प्रेजेंट टाइम को हम देखें तो स्टूडेंट के पास क्या कुछ अवेलेबल है? जैसे आपने कहा कि उनके पास ब्लेसिंग्स है क्योंकि अब उन्हें मॉक टेस्ट मिल सकते हैं जी। तो एक कितना गैप पहले था और अब क्या चीज़ें अवेलेबल हैं ताकि वो अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? सो आज की डेट में जितने ज़्यादा रिसोर्सेज है, लाइक यू हैव इंटरनेट, वेबसाइट्स, यूट्यूब, है ना, और ये अनअकैडमी जहाँ पे इजीली कोर्सेज अवेलेबल है, तो उतना ही ज़्यादा कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो गया है। और कंपटीशन की वजह से एवरीवन नोज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, सबको सारे ज़्यादातर टॉपिक्स आते ही हैं। अब इस भीड़ से आगे जाना है तो आपको वो करना होगा जो बाकियों को डर लगता है। लाइक बच्चे कहते हैं जो कि मैम मुझे मैथ से डर लगता है, अरे वो तो सबको लगता है, आप में क्या ऐसा? आप अगर उसको बेस्ट करके जाओगे तभी तो आप उस पोजीशन पे आओगे जिस पे बाकी नहीं आ सकते। बिल्कुल, ये वाली बात है। अब इतने सारे लर्नर्स हैं, हमें लगता है कि हम तो भाई पहुंच ही नहीं सकते उस लेवल पे, हम अपने आप को तो बहुत नीचे समझ रहे हैं। जैसे कि बहुत बहस भी होती है 12% कर दो, 6% का ये वो आप अगर इसको 12% करने के कह रहे हो तो आप अपने आप को 12वें नंबर पे मान रहे हो, अगर मैं परसेंटेज को मानूं। एग्जैक्टली। व्हाई यू डोंट कंसिडर यू ऑन फर्स्ट टॉप 1? तो जब हमारे अंदर से नहीं आएगा ना, फिर इसका मतलब हमारी नॉलेज भी उतनी लिमिटेड ही है, क्योंकि हम उसको इंक्रीज करना चाहते ही नहीं। हम चाहते हैं कि मैं जिधर हूँ मुझे वहीं पे दे दो सब कुछ। हाँ, हम खुद ऊपर जाके इस लेवल से ऊपर क्यों नहीं उठते? और हम अपने जो ये एक ऑरा है, इस ऑरे को तोड़ के ब्रेक करके आगे क्यों नहीं जाते हैं? और अगर हम इसको ब्रेक करके आगे जाएंगे और टॉप लेवल पे आने की कोशिश करेंगे, हमेशा ये सोचो कि मैं मैक्सिमम कैसे लेके आऊँ। अब 300 नंबर का पेपर है अगर, तो 300 में से चलो 2 तो एंटी के गलत हो गए, हम तो वो काट लेते हैं तो 96 to 94 क्यों नहीं आ सकते? वो भी आ सकते हैं, वो तो एंटी ही गलत होंगे। सारे के सारे जो आइंस्टाइन थे उनका भी कितना अच्छा ब्रेन था। तो ऐसे ही हर एक पर्सन के पास ब्रेन उतना ही है, उसको यूज़ करने के लिए वी हैव टू थिंक वो चीज़ जो बाकी नहीं कर पा रहे। ये तुम नहीं कर पा रहे, चुपचाप अपने अंदर सोच लो ये मैंने करके दिखाना है। अगर वो नहीं कर पा रहा, मैं करके दिखा दूंगा, तभी हम वो ऑल इंडिया रैंक 100 परसेंटाइल पे आ सकते हैं। और ऑल इंडिया रैंक 100 परसेंटाइल भी किसी एक बच्चे की आएगी, और वो एक बच्चा कोई और भी हो सकता है, वो बच्चा आप भी हो सकते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि मुझे वो बनना है। हम ऐसा कोई पॉसिबिलिटी वो नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। 1% की सीट है वहाँ पर और मैं भी एक हूँ मेरे को 2 तो चाहिए नहीं, फिर मैं 12 क्यों मांग रही हूँ? सही बात है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वी हैव टू थिंक ब्रॉड। और मेरे को ऐसे भी लर्नर्स मिले, खैर वो आ गया बीच में, मेरे को ऐसे भी लर्नर्स मिले कि मैं पहले छोटा ही सोच रहा था, अब ठीक है, अब समझ में आ गया कि हम मुझे बड़ा सोचना है। तो अब ऑल इंडिया रैंक 1 की बात करें, क्योंकि जब हम कट ऑफ पे चले जाते हैं ना तो लाइन खिंच गई है। अब आपके कट ऑफ के जितने मार्क्स आ रहे हैं, मैम कितने मार्क्स आने चाहिए कि पास हो जाए? भाई तुम्हारे 66 आने चाहिए, एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, आगे पीछे हो सकता है। अब तुम 66 पे हो, पेपर ईजी हुआ तो 68 जाएगा, तुम भी फिर पीछे हो रेस से। तो अगर आपके जितने आने चाहिए उसके अगर
मैक्सिमम बढ़िया आ गए, अगर मान लो पहले कट ऑफ 70% आती रही है हमेशा या 76 आती रही है, अब आपके अगर 82 बन रहे हैं फिर तो टेंशन ही नहीं ना, मजे करो। फिर आगे की लाइफ की सोचेंगे हम कि आगे क्या करना है। दिस इज़ वर्ड कि भाई ये लाइन बाउंड्री पे तो हम है ही नहीं ना, हमें बाउंड्री ब्रेक करनी है और जो दूसरों को नहीं आता उसको देखना है। तो ये जितने भी रिसोर्सेज है इसमें से बेस्ट यूज़ करना है। वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे भी है और अनअकैडमी पे जैसे कोर्सेज भी आ रहे हैं, मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसको पढ़ना है वो हर तरीके से पढ़ सकता है, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए बस। वो अंदर से अगर है, दूसरों की सुनी सुनाई बात पे कोई कह रहा है ना तुमसे नहीं होगा, ठीक है, उसको साइड में लेकर वापस अपने अंदर सुनो कि उसने मेरे को कह दिया ये नहीं होगा, लेकिन मुझे ये ब्रेक करना है, मुझे ये तोड़ना है। हमें कई बार ये होता है ना, हम लोग कंपटीशन में कर रहे होते हैं। जब मैं अगर बात करूँ, मैं एमकॉम में हूँ, तो मैं ना एमकॉम में 3rd सेमेस्टर तक सेकंड आ रही थी। मुझे पता है मेरे सामने एक बंदा है और वो जो पर्सन है उसके और मेरे में मार्क्स का गैप ज़्यादा नहीं है, 6 नंबर का गैप है अभी तक। तो मुझे समझ में आया कि हो सकता है मैं इससे आगे टॉप जाऊँ। तो अब मैंने आखिरी वाले जो सेमेस्टर है उसमें बहुत ज़ोर शोर से मेहनत करी थी और मैं सिर्फ 4 घंटे सोई हूँ और डेली, और पढ़ती जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये 6 नंबर का बैरियर है, अगर ये पार कर दिया तो मैं फर्स्ट आ जाऊँगी, मेरे को वो गोल्ड मेडल मिलेगा, मेरे को सिल्वर नहीं मिलेगा या मेरे को ब्रॉन्ज नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें या तो पहले दूसरों से कंपेयर करो, अगर आप ऑलरेडी बढ़िया हो तो आप अपने आप से कंपेयर करो, मैं पहले क्या था और अब क्या करना है, और हमें इससे आगे निकल के दिखाना है। फ्रेंडशिप भी अपनी जगह होती है, फ्रेंडशिप वो अच्छी थी, लेकिन मुझे बस उसके आगे जाना है। वो अंदर सोच लिया मैंने, अंदर लिख के रख लिया छुपा के। अच्छी बात है, मेहनत तो करना ही पड़ता है ना, बड़ा अचीव करने के लिए कुछ जी, कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, बलिदान देना पड़ता है। सही बात है। ओके, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में नोट्स को बनाना कितना ज़रूरी है, आप कितना इसको ज़रूरी मानते हो? नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, और अभी आज की डेट में हम PDF फाइल्स भी रख सकते हैं। खैर मैंने वो गूगल ड्राइव में रखी थी PDF फाइल्स, बट कई बार होता नहीं, जो हमने हाथ से लिख लिया वो ज़्यादा याद रहता है। एडिटिंग भी उसमें कर सकते हैं। हाँ, एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नोट्स के लिए ना हमें प्रॉपर टू द पॉइंट लिखने चाहिए और एक फ्लो चार्ट बना के चलना चाहिए। अगर हम सब कुछ लिख रहे हैं तो सब कुछ तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंटर्स बनाने चाहिए। लाइक एक ब्रांच है रिसर्च के अंदर, फंडामेंटल रिसर्च है। अब फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली किस किस काम आती है, पहले हम ये जल्दी से कर लें। अब फंडामेंटल रिसर्च कैसे हो सकती है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके या फिर ग्राउंडेड थ्योरी से और भी अलग तरीके से। हमने सिर्फ ये पॉइंट लिखे उसके अंदर, ये क्वालिटेटिव है ये लिखा, इसको पूरा थ्योरी पे इट इज ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो कहानी किसको सुनाने के लिए लिख रहे हैं, पॉइंट लिख सकते हैं ना खाली। वो तो खुद को जब हम दोबारा देखेंगे, कई बार पूछते भी हैं स्टूडेंट कि नोट्स कैसे बनाएं, फ्रेजेस नहीं बनाए क्या पूरा ही लिख डालें उसको, बुक को ही कॉपी करना है, जेरोक्स करना, फिर तो हो गया, नोट्स कहाँ बनाओ। मजाक आया। तो पूरा नहीं लिखना सेंटेंस, जस्ट उसके मेन पॉइंट। हमें खुद की ग्रामर थोड़ी ना लिखनी है उसमें, हमें उसके मेन पॉइंट लिखने की। इसमें ये 4 चीजें होती हैं। अपना इनपुट भी होना चाहिए उसमें, अपना इनपुट हो सकता है, क्योंकि अगर हम किसी बुक में या कहीं पे देख रहे हैं कोई टॉपिक, तो वहाँ पे जितना है हम लोग अलग अलग जगह से देख रहे हैं, तो वहाँ से हमें लग रहा है कि इनका इस पे ये कमी है, उसमें ये कमी है, तो सबको कंबाइन करके एक जगह सही से लिखा जा सकता है ना। तो वो सब चीज़ें भी हम बिल्कुल कर सकते हैं साथ में। कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही लिखते हैं, लेकिन अगर एक स्टूडेंट ऐसा कर रहा है कि वो जो पढ़ रहा है उसे अपने लेवल पे अंडरस्टैंड करके, समझ करके और अपने वर्ड्स में उसको लिख रहा है, वो भी ज्यादा बेटर है, ये इफेक्टिव ज्यादा और दूसरा, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मीनिंग नहीं आ रहा, तो आप वो वाले वर्ड का डिक्शनरी में से मीनिंग लिखो, वो बेनिफिट करेगा। वो अपनी लैंग्वेज में, आपकी इंग्लिश में वर्ड है उसका हिंदी में कुछ लिखना है या अपनी लैंग्वेज में लिखना बेटर है। अब एक वर्ड है स्टाइपेंड, स्टाइपेंड को पूरा स्टाइपेंड लिखने की जरूरत है, क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ, वो किसी और को दिखाने के लिए नहीं बनानी, तो मैं उसका STD भी लिख सकती हूँ, STPD भी लिख सकती हूँ। तो दिस इज हाउ क्रिस्प बनाए और अच्छे से बनाए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा नोट्स में एफर्ट लगते हैं जहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग की बात आ जाती है या लॉजिकल रीजनिंग की बात आ जाती है। ऐसे पेपर 2 में हमारे अकाउंट्स की बात आ जाती है या इनकम टैक्स की। अब इसके अंदर हमें सॉल्व करके देखना है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं।
जब तक न्यूमेरिकल्स हमने खुद सॉल्व करके नहीं देखे तो पेपर में हमसे नहीं होंगे। सिर्फ हमने देखे ना ये पर्सन ऐसे पढ़ा रही है या ऐसा पढ़ा रहा है, हो गया, आपने खुद किया ही नहीं, तब आप ब्लैंक हो जाओगे, वहाँ पे आपको फॉर्मेशन ही नहीं आएगी। तो जहाँ फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जहाँ एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे सॉल्व करना है किसी चीज़ को, उधर प्रॉपर करके देखना चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। मैं अपने लेवल पे भी करती थी, डेली का 1 डिवाइड ज़रूर करती थी पहले, पेपर से पहले। उससे क्या होता है कि सुबह सुबह जब हमने टारगेट भी बनाने हैं कि आज की डेट में मुझे ये सब कवर करना है और एक डिवाइड करना है। अब डिवाइड से हमें मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस और डिवाइड तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आ गई। अब जब हम दिन की शुरुआत करेंगे तो हम थ्योरी वाला पोर्शन भी पढ़ेंगे ना, तो ये माइंड खुल चुका है और इसमें जो जंग लगा हुआ था कि ये क्लोज्ड है, अब ये ओपन हो गई है। सो वो ओपन हो जाता है और कहीं ना कहीं जब हम डिवाइड भी करते हैं तो उससे पता चल जाता है अगर इसको इससे हमेशा ऐसे वाला वर्ड माइनस हो तो इसमें इस तरीके का आंसर आता है, तो वो ट्रिक खुद ब खुद बनने लग जाती है। तो ये बेनिफिट होता है इन न्यूमेरिकल्स को, या फिर एक दिन में सुबह सुबह एक मैथ का डिवाइड कर दिया, इसको करने से कि हमें अपने आप नेक्स्ट टाइम कौन सी ट्रिक अटेम्प्ट करनी है वो मिलने लग जाती है। यूजीसी नेट में पेपर 1 में 3 सेक्शंस ऐसे हैं। हाँ एक है रिसर्च एप्टीट्यूड। जी, मैं थोड़ा सा पेपर 1 में जाना चाह रहा हूँ जी। क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे उनके माइंड में आ रहा होगा। रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 3 सेक्शन ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी, जो उस बैकग्राउंड के हैं, और जो साइंस या मैथमेटिकल बैकग्राउंड से उनके लिए भी। जब आपने अपने नोट्स बनाए थे तो इन तीनों को कैसे आपने प्रिपेयर किया था? क्या सबके नोट्स बनाए थे या फिर प्रैक्टिस ही की थी? मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे आप कह रहे हो, तो हम अगर हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, तो उसके बाद भी हम कोशिश कर सकते हैं, लाइक बैंकिंग में भी तो आता है डीआई, ठीक है, तो और क्वेश्चन हम वहाँ से भी तो कर सकते हैं। वैसे तो हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए, अब 2004 से लेकर 21 तक के सारी शिफ्ट के उठाएंगे ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा है, 1500 के आसपास तो यही हो जाएंगे अगर हम करने लग जाएंगे तो। सो मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने से आएगा। खाली इसके नोट्स बना के क्या करेंगे, प्लस माइनस होता है, ऐसे होता है। इसको तो जब हम सॉल्व करेंगे तब नई नई ट्रिक्स मिलेंगी। दूसरा जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च का हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेस, कि इसकी मैथडोलॉजी क्या है, कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वांटी। अब जो क्वाली होगी वो इंडक्टिव होगी, जो क्वांटी होगी वो डिडक्टिव टाइप की होगी, वो पॉजिटिविज्म में आएगी, वो पोस्ट पॉजिटिविज्म में आएगी। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए किस में क्या है बेस, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उससे भी हमें समझ में आता है साइटेशन कैसे देनी है। अब वो साइटेशन जब हमने खुद प्रैक्टिकली अपने रिसर्च पेपर लिखते हुए दी, तो अब हमें क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुए। तो इसलिए कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली जो काम खुद करके देखा है उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। जब हमने सिर्फ सुन लिया ओनली तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जहाँ पॉसिबिलिटी हो, जहाँ हो सकता है, वहाँ पे उसको खुद प्रैक्टिकली करके देखना ज़रूरी है। ओके, रिसर्च का फील्ड बहुत वास्ट है। बहुत। अगर हम सिर्फ रिसर्च को एक तरफ रखें और पूरे पेपर 1 के यूनिट्स को एक तरफ रखें तो शायद बाकी सब इक्वली हो जाएंगे। तो रिसर्च के लिए आपने क्या किया? मतलब कुछ स्पेशल बुक्स को पढ़ा या फिर आपने जैसे जनरल सबके लिए स्टडी किया था वैसे ही किया आपने? रिसर्च के लिए स्पेशल बुक्स तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जहाँ पे मेरे को डाउट होता था, जो मैं प्रीवियस से क्वेश्चन कर रही थी, टॉपिक लिए थे, वहाँ पे जाके मैंने एक्चुअली अपने टीचर से ही क्लियर किया, क्योंकि वहाँ से मैं रिसर्च पेपर लिखना सीख रही थी उनसे, तो वो प्रैक्टिकली नॉलेज को ही मैंने क्लियर किया है। एक्चुअली इसके तो मुझे टीचर मिल गए थे ना, समीर लामा सर, तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझा दिया था। अभी दूसरी जगह आए तो आज की डेट में प्रॉब्लम होती है, हायर एजुकेशन के जो करंट टॉपिक आ जाते हैं या पीपल एंड इन्वायरमेंट के जो करंट टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये चल रहा है 2021, इन्होंने क्वेश्चन दे दिया 2020 का रैंकिंग बताओ। अब बच्चे ने 2019, 2020, 21, 22 सारी रैंकिंग याद करके जाएगा, उसमें अप एंड डाउन हो रहा है, उसमें वो चेंज है, ट्विस्ट है, मैंने कराया कल ही क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे लर्नर फंस जाता है कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि रैंक एक साल में बदल रही है, चेंज हो जाती है, इस वजह से। तो यहाँ पे है ना, हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर रैंक चेंज हुई है, हो सकता है ऊपर वाली चेंज होगी, मुझे जो आती है, तो बाद वाली ये वाले सीक्वेंस बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, तो उस हिसाब से बेस्ट आंसर देने की ज़रूरत है। इतने सारे नोट्स बना करके आप रिवीजन कैसे कर पाते थे? क्योंकि एक तो पेपर 1 के इतने सारे यूनिट्स, पेपर 2 के इतने सारे यूनिट्स,
तो एग्ज़ाम के बीच में जो गैप, क्योंकि पहले तो 6 मंथ में एकदम एग्जैक्ट एग्ज़ाम हो हो जाते जाते थे, थे। जून में एग्ज़ाम, दिसंबर में एग्ज़ाम। बिल्कुल। तो ये 6 मंथ का जो गैप होता था, आप ये कैसे टारगेट बनाते थे कि 6 मंथ के रिवीजन हमें अलग से स्ट्रैटेजी बनानी है, 1 मंथ की अलग से, वीकली अलग, डेली अलग, इस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? जो पेपर 2 कॉमर्स है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ चल रहा था और उसको मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि वो तो हमने वहाँ के लिए भी पढ़ना ही पढ़ना है। और जो पेपर 1 है उसके लिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेती थी, जैसे कि एक दिन में 2 आवर्स। ऐसा नहीं है कि मैंने सीधा ओनली लास्ट में ही पढ़ा है। अगर मैं लास्ट में पढ़ती तो पहली बार में क्लियर नहीं हो सकता था। मैं रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करती रहती थी और प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं। उसके बाद पेपर, अब मेरा एमकॉम का जो एग्ज़ाम था ना उसके, और ये था 29 दिसंबर को, और एमकॉम का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है मेरा 15-16 दिसंबर को। मतलब सिर्फ 8 दिन से 10 दिन के आसपास ही टाइम है अगले पेपर के लिए, जो कि नेट JRF का है। अब मैंने जब तक पेपर था उससे 1 महीना पहला, तो वो तो अपना पेपर 2 कॉमर्स का जो एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे पता है नेट एमकॉम भी निकालना ज़रूरी है, तो वहाँ पर भी पूरे एफर्ट लगाए हैं। फिर बचे 10 दिन। अब 10 दिन में मैं अगेन सिर्फ 4 घंटे की अपनी नींद ले रही हूँ, बाकी पूरा दिन रात सिर्फ अब मैं पेपर 1 को ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। पेपर 2 के कंसेप्ट क्लियर थे, उसको हल्का सा रिवाइज़ कर रही हूँ। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी इस तरीके से चली है लास्ट में भी। अब आज की डेट में लर्नर क्या कर सकते हैं? आज की डेट में जब हम रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं, लाइक अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उनके लिए तो बेस्ट है कि अपना पेपर 2 को इंटैक्ट रखें, बढ़िया रखें, उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। और पेपर 1 के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जब हमारे गोल हैं तो मुझे साथ साथ रिसर्च पेपर लिखना है, साथ साथ नेट JRF निकालना है, और मुझे कहीं ना कहीं अपना खुद का एग्ज़ाम भी निकालना है, और आगे जाके प्रोफेसर के लिए तैयारी करनी है कि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो कि आप बात कर सको, इंटरव्यू दे सको। तो ये सारी चीज़ें जो पर्सन एक साथ कर रहा है वही ज़्यादा बेस्ट तरीके से आगे जा सकता है। क्योंकि अगर एक बार हम सोचेंगे ना पोस्ट ग्रेजुएशन लेकर फिर करेंगे, फिर जब आप बैठ गए ना तो नहीं, दोबारा मुश्किल होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, हमारा इतना सारा गैप रह गया, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, क्योंकि अब रिसोर्सेज है। तो जैसे हम कोर्स ज्वाइन कर लिया तो उसके साथ साथ कर लिया हमने, लेकिन तब मुश्किल ये आएगी क्योंकि घर पे आपको पता है आप बैठ गए ना, आपको 100 काम बोलेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ना रेगुलर में, तो पेरेंट्स को पता है पढ़ रहा है, इसको नहीं छेड़ना। लेकिन जब आप बैठ गए तो आपको और लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में करना मुश्किल हो जाता है। तो बस यही है कि फिर अगर मुश्किल है, अगर आपका गोल है तो फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जिधर आप नींद ले रहे हो या सो रहे हो वो वाला टाइम कट करके इधर लगाओ, इफ़ यू वांट टू गेट इट। फिर वो कोसने वाला ये फिर कोस के नहीं होगा, मतलब ये इसने ऐसे कर दिया, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, वो ऐसा कर रहा है। अपना गोल है, किसी और का नहीं है। इफ़ दिस इज़ योर गोल, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू प्रूव कि मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम से भी निकाल दिया। आपने सिंपली मज़े मज़े में निकाला, फिर तो स्टोरी नहीं है। स्टोरी, सक्सेस स्टोरी ही तब बनती है जब हमें पता है हम कितनी मुश्किलों से निकले हैं और कितनी मेहनत की है, क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, और वो सेक्रीफाइस करने के लिए अंदर से इच्छा आ रही है, तभी हम उसको कनकर करके आगे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी जा करके भटकना नहीं है। कोई कुछ भी कह रहा है, अपना करते जाना, और कोई कह रहा है तो उसको डिसअप्रूव करके खुद का करके आगे निकलना है। एग्जैक्टली। सभी सक्सेसफुल जो महापुरुष लोग हुए हैं, जो भी लोग बड़े हुए हैं अपने लाइफ में, कुछ काम किया है, तो सब ने ऐसे ही रूट को फॉलो किया है। जी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है उसमें किन लोगों का रोल ज़्यादा रहा है, पेरेंट्स का या आपके फ्रेंड्स का, या जो आपके ग्रुप्स थे, जो कि आपने बताया स्टार्टिंग में कि आपके स्टडी ग्रुप्स थे, तो आपको क्या लगता है कि क्या उन सभी ने आपको पुश किया लगातार स्टडी करने के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर पेरेंट्स का भी पीछे से होता है कि ठीक है अभी जब पढ़ रहे हो ना तो ठीक है, फिर आपको टाइम दे रहे हैं, तो वो अगर टाइम नहीं मिलता तो भी मैं इतना नहीं पढ़ पाती, क्योंकि अगर मेरे को दूसरे कामों पे लगा रहे हैं तो फिर मैं अपना एफर्ट कैसे लगाती। तो एक तो पेरेंट्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाइम देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कॉलेज जाने देना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल है। लाइक अब जब मम्मी ने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि यस पढ़ना है। सो इनका फुली रहा है रोल मेरे साथ। एंड साथ में अब कॉलेज टीचर्स का,
क्योंकि अगर मेरे को कोई डाउट है तो मैं अपने प्रोफेसर्स के पास जा रही हूँ। अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मुझे आपस में गप्पे मार रहे थे, बाई चांस पता चल गया कर क्या रहे हैं फिर मैंने उनसे पूछा क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो तुम। तो उनका भी एक रोल है कि एटलीस्ट उन्होंने मेरे को हेल्प किया पता लगाने में कि मुझे ये करना है, और वो साथ ही साथ निकल गया। एक लाइब्रेरी इज़ ऑल्सो गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज की लाइब्रेरी में जो जर्नल्स मिलेंगे या जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बाहर नहीं खुलती, वो वहीं पे ओपन होती है। यस। सो इसलिए वहाँ के जो कंप्यूटर लैब्स हैं मैंने उनको अच्छे से यूटिलाइज़ किए। हमारे जो कॉलेज फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया क्लासेस, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे लाइब्रेरीज़ में भी मैंने पहले सीखा इसको ओपन कैसे करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जर्नल्स वाला पार्ट, और वो पार्ट सिर्फ मैंने रिसर्च पेपर लिखने को नहीं लगाया, अपने कंसेप्ट अपने टॉपिक के भी क्लियर करने को लगाया। तो वो वहाँ से भी सीखने को काफ़ी मिलता है। प्लेजरिज्म कैसे चेक करते हैं, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा है। आपके साथ जितने भी हैं फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा है जो नेगेटिव करता है बात आपके बारे में या अपने बारे में, उसको कट कर दो क्योंकि कोई अपने बारे में भी बोल रहा है ना, तो हमारे दिमाग में भी हम भी अपने आप को वैसा करने लग जाएंगे। सो मेक श्योर कि हमारा जो ऑरा है हमें खुद ही अच्छा पॉजिटिव ही रखना है। और अगर आपके साथ है ही ऐसे लोग जिनको आप कट नहीं कर सकते, तो उनकी बात ऊपर से सुनिए और अंदर अपने लेवल पे अंडरस्टैंड कीजिए कि ठीक है, उन्होंने जो बात कही अपने एक्सपीरियंस से कही होगी, मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से अच्छा प्रूव करके दिखा सकता हूँ। मतलब आपके लाइफ से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है अगर आप चाहें तो वो नेगेटिव बोलने वाला भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि उसने आपको कहा ये आप नहीं कर सकते, डिपेंड करता यू है हैव टू गेट। आप किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। जी ओके, तो मैम हमने बहुत सारी बातें कर ली आपके स्कूल के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में, आपके एकेडमिक जर्नल्स के बारे में, और आपके जो कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंस थे, बहुत सारी बातें हो गई। अभी हम अपने कन्वर्सेशन के नेक्स्ट राउंड पे जा रहे हैं। लेट्स हैव सम फन राउंड्स, जिसमें मैं आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछूंगा, रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको आंसर्स करने हैं उसके फटाफट। टाइम नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बस जितना आपको आंसर करना है उतना ही टाइम मिलेगा। अच्छा, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू हैव रीड और सीन दिस ईयर? सो इस ईयर का तो याद नहीं, लेकिन आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम द सीक्रेट बुक कि हमारा लाइफ का जो गोल होता है, अगर हम उसको सोचते रहें तो डेफिनेटली हम उस तक पहुंच सकते हैं, पूरा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। आई एडमायर एंड आई एक्सपीरियंस। दैट्स गुड। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यू ओन? सो एक्चुअली that is the sewing machine, because I am fashion designer also. So I bought my own, the first time I bought for 20,000 rupees. That was biggest thing for me जब मैंने उसको खरीदा था। और वो कंप्यूटराइज मशीन, जिससे कुछ काम ज़्यादा इजी हो जाते हैं। आई नो कि ये एकेडमिक से बिल्कुल भी नहीं है, बट बिकॉज आई एम फैशन डिज़ाइनर, सो दैट हेल्प मी अलॉट इन माई अदर हॉबीज। ग्रेट। व्हाट जॉब वुड यू बी एब्सोल्युटली हॉरिबल एट? जो काम आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकते? आई थिंक परफेक्ट कुकिंग। नहीं कर सकते आप? मैं जो बनाती हूँ ना वो बनाती हूँ, मतलब लाइक केक या अदर थिंग्स, बट नॉर्मल डेली वाली जो कुकिंग होती है उसमें बहुत पेशेंस चाहिए। इधर से क्लास चल रही है, लेकिन उधर से आपको खाना अगर बनाना है तो दैट इज बिगेस्ट हेक्टिक फॉर मी। ओके, आई नीड समवन टू हेल्प मी कि जो बाहर से खाना ले आए या फिर बना हुआ मिल जाए। डे टू डे कुकिंग मुश्किल। दैट्स गुड। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? टीचिंग प्रोफेशन। मतलब इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, कुछ सोचा ही नहीं? नहीं, बस यही फर्स्ट टाइम सोचा है और आगे भी यही कवर हो रहा है। ओके। वुड यू लीव योर होम टाउन फॉर एवर और स्टे इन योर होम टाउन फॉर एवर? आई कैन स्टे फॉर एवर। दिल्ली में हमेशा रहना पसंद करोगे आप? यस, इफ देयर इज एनी चॉइस कि मैं बाहर नहीं जा सकती, या तो हमेशा छोड़ दो या रह लो, तो आई प्रेफर टू स्टे। सो देयर इज नो ड्रीम प्लेस? ड्रीम प्लेस तो देखो है बहुत सारी, कोविड ने बंद कर दी। ओके। इज देयर एनी ऐप दैट यू हेट बट यूज एनीवेज? कोई ऐसा ऐप नहीं जो आप यूज करते हो लेकिन उसे आप नापसंद भी करते हो? मैं लिमिटेड ऐप से यूज करती हूँ, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, बस। That's good. If you could change one thing about your upbringings, what would it be?
अपने बचपन के कुछ ऐसे मोमेंट जो आप चाहो, आप नहीं चाहते थे लेकिन वो हो गया? ऐसा मोमेंट आया है मेरे फेज में, बचपन में नहीं, खैर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद समथिंग हॉरिबल। बट आई थिंक कि अगर मैं वो वाली सिचुएशन में ना फंसती तो मैं शायद ऑनलाइन टीचिंग में भी ना आती। तो एक टाइम पीरियड था जो 1 साल का रहा है जिसमें मेरी जो लाइफ है वो ब्लैंक है। तो दैट फेज। ओके, व्हाट आर यू मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स? अपनी लाइफ के नेक्स्ट जो 10 साल हैं आपको वो कैसे आप देखते हो? नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी आगे आगे चेंज हो रही है। मे बी नेचुरल यूज़र इंटरफेस या रियल यूज़र इंटरफेस काफ़ी कुछ अपग्रेड हो रहा है। तो इन सब के साथ अपग्रेड होते हुए बेस्ट नॉलेज को गेन करते चले जाना है और आगे प्रोवाइड करते रहना है, बिकॉज नॉलेज नेवर एंड्स। Yes. All right. So, what is the one food that you would never give up? विच फूड? Yes. फूड गिव अप नहीं कर सकती मैं। ऐसा कौन सा फूड है जो आप कभी नहीं खाना छोड़ सकते, हमेशा खाना है उसको? आई थिंक गोभी के आलू के परांठे। एंड ऐसा क्यों? बिकॉज आई लाइक। All right. So, what is something you learned in this year? क्या सीखा आपने? इस ईयर यही सीखा है कि कैसे घर पे रह के भी अपना लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता बहुत है। ज़रूरी चीज़। बहुत ज़रूरी है जी। अब सोशल इंटरेक्शन किसी के साथ भी जैसे ना होने के बाद भी हम कैसे ऑनलाइन भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो यही सब चीज़ें हैं। और कुछ सीख भी नहीं सकते थे बाहर से। घर पे रह के सब कुछ सीखना है। ज़बरदस्ती घर वाला ही सीखा है। थैंक यू सो मच फॉर दोज वंडरफुल आंसर्स। और आपको अनअकैडमी की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर मिलता है। थैंक यू सो मच, माय फेवरेट चॉकलेट्स। तो कैसा लगा आपको KML TV टॉपर पे आके? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली अगर होस्ट भी इतना काम हो और अच्छे से बातों को समझते हुए डिस्कशन आगे बढ़ रही है, तो दिस वाज ग्रेट। थैंक यू। एपिसोड। तो हमारे KML TV टॉपर का एक रिचुअल रहा है, एक परंपरा है जिसमें हम एक टॉपर को टैग करते हैं। हम चाहेंगे कि आप भी एक टॉपर को टैग करें जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और अपने प्रिपरेशन जर्नी को शेयर करें। सो मैं टैग करना चाहूँगी अभिषेक कुमार यादव को। ही स्टडीड फ्रॉम मी एंड JRF निकाला उन्होंने, और उसके साथ साथ वो आगे PhD भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर पा रहे हैं। सो आई टैग हिम। तो अभिषेक कुमार यादव अनअकैडमी टीम आपसे जल्दी ही कांटेक्ट करेगी ताकि आप यहाँ पर आएँ और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को हमारे साथ यहाँ पर शेयर करें। थैंक यू सो मच मैम हमारे इस शो में आने के लिए। हम चाहेंगे कि आप हमारे लर्नर्स को भी एक मैसेज दें ताकि जो उन्हें एग्ज़ाम के लिए उन्हें मोटिवेट कर सके। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अपने आप को पहचानिए। जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो आपके अंदर ही है। आपको जस्ट उसको पहचानने की ज़रूरत है। एंड आप भी उन लाखों करोड़ों में से एक हो सकते हैं जो सबसे टॉप पे आ सकते हैं। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। सपना देखते हुए उसके ऊपर भरोसा कीजिए, उस रास्ते पे चलिए, आप डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर मोटिवेशनल मैसेज। आई होप आपको मैम की प्रिपरेशन जर्नी को देखने के बाद बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा और आपको बहुत सारी नई बातें भी पता चली होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जल्दी ही इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और अपनी एग्जामिनेशन से रिलेटेड प्रिपरेशन जर्नी को शेयर करेंगे। लेट्स क्रैक इट।